So good morning students. Our next chapter is photochemistry. तो जैसा आपके नाम से पता चल रहा है फोटोकेमिस्ट्री की फोटोन की जो केमिस्ट्री होगी वही आपके पास क्या है फोटोकेमिस्ट्री कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे फोटोन होता है एक तरीके से पैकेट ऑफ लाइट। फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ लाइट। तो जो पैकेट ऑफ लाइट है अगर हम उसको किसी भी कोई जो आपके पास सरफेस है उसके ऊपर मेटालिक सरफेस जो भी होता है उसके ऊपर आप रेडिएशंस डालते हो, जैसे आप रेडिएशन डालते हो वहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कई बार किस रेंज में किस वेवलेंथ में एब्जॉर्ब होते हैं, वो जो एब्जॉर्बेंस है उनका, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है जो फोटॉन्स है जो एमिट हुए उनको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट आपके पास मॉलिक्यूल में केमिकल चेंज लेके आती है। तो वो क्या केमिकल चेंज लेके आती है, कितना केमिकल चेंज लेके आती है या नहीं लेके आती है, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? फोटोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें जनरली आप यूवी विजिबल और आईआर रेंज के ही मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं। फोटोकेमिस्ट्री में हम किसको देखते हैं? यूवी विजिबल और आईआर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसी रेंज में हम देखते हैं। इसके अलावा हम नहीं देखते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस इस रेंज में हुआ है, इतनी वेवलेंथ के अंदर अगर कोई एब्जॉर्बेंस हुआ है तो हम उसको फोटोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो द रिएक्शंस विच ओकर विद द एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशन, कि जिनमें रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस होता है उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो लाइट की प्रेजेंस में या लाइट की वजह से जो रेडिएशन है उनका एब्जॉर्बेंस होना, लाइट की प्रेजेंस में या लाइट की वजह से जो रेडिएशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनका एब्जॉर्बेंस होना आपके पास क्या कहलाएगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आती है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि जो आपके पास एब्जॉर्ब हुई जो मेरी रेडिएशंस जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, तो द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ सफिशिएंट एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड टू हायर इलेक्ट्रॉनिक, कि जैसे ही हम सब्सटेंस है, ये मेरा मेटालिक सब्सटेंस है, इसके ऊपर आप रेडिएशंस डालते हो, एक्सपोज करते हो रेडिएशन के प्रेजेंस में या रेडिएशन को उसके ऊपर डालते हो, तो क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स जो रेडिएशंस हमने डाली, जो लाइट हमने डाली उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसके फोटॉन्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो दो काम कर सकते हैं, या तो वापस से वहीं अपनी पोजीशन पे आ जाए या फिर अपने अंदर कोई केमिकल चेंज ले आए। ठीक है, तो केमिकल चेंज लेके भी आ सकते हैं और नहीं भी लेके आ सकते। अगर वो केमिकल चेंज नहीं लेके आते हैं तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं फोटोफिजिकल चेंज। और अगर मतलब वापस एब्जॉर्ब में भी री एमिटेड बाय द मैटर, कि अगर लाइट जितनी हमने एब्जॉर्ब करी थी फोटोन ने, उसके बाद वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गया और हायर से बैक वापस उसमें आ गया अपनी ग्राउंड स्टेट में उतनी एनर्जी को एमिट करके, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस। जबकि जो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एक्साइटेड स्टेट में गया और हायर एक्साइटेड स्टेट से वापस आपके पास ग्राउंड स्टेट में ना आके मॉलिक्यूल के अंदर अगर उसने कोई केमिकल चेंज शो कर दिया, तब उसको बोलते हो फोटोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल प्रोसेस। जैसे ये आपके पास HCl की फॉर्मेशन जो होती है, ये फोटोकेमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल होती है। इसमें क्लोरीन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाके फ्री रेडिकल बना लेता है और फिर फाइनली कंबाइंड होके HCl बना लेता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। फिर से अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाते हो तो केमिकल रिएक्शंस विच शो केमिकल चेंज बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस, कि लाइट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से जो केमिकल चेंज आया उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद फोटोकेमिकल रिएक्शन आर नोन एज फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, जनरली दीज रेडिएशंस एब्जॉर्ब लाइट इन यूवी एंड विजिबल रीजन, दैट इज 200 to 800 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल है, HNO की प्रेजेंस में जो लाइट में दी हुई है, और ये क्या है? थर्मल। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो रिएक्शंस
टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन, कि वहां पे लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस होता है। एब्जॉर्प्शन किसका होता है? लाइट रेडिएशन का होता है। जबकि थर्मल में क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। ये रिएक्शन कब होती है? जब उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, और इनमें किसका होता है? लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। दीज रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनमें जनरली जो रिएक्शंस होती है, मोस्ट ऑफ रिएक्शंस जो होती है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहती है, जबकि ये डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। K इज इक्वल्स टू AE⁻, ये इनके बीच में टेम्परेचर और रेट में रिलेशन होता है। ठीक है, इनकी एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, थर्मल रिएक्शंस की, जबकि फोटोकेमिकल की नहीं करती है। फॉर स्पॉन्टेनियस फोटोकेमिकल रिएक्शन डेल्टा G में भी नेगेटिव। इसमें जनरली जो स्पॉन्टेनियस होती है उसमें जो हम जनरल पढ़ते हो आप थर्मोकेमिस्ट्री में, वो सारी हीट की प्रेजेंस में होती हैं। उनमें डेल्टा G क्या होना चाहिए? नेगेटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए। बट जो आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें डेल्टा G पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल्टा G नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे डेल्टा G पॉजिटिव होता है फोटोसिंथेसिस के केस में, ओजोन लेयर डिप्लेशन वाले केस में, डिकम्पोजिशन ऑफ HCl के केस में। ठीक है, तो डेल्टा G क्या हो सकता है? गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। इसके केस में क्या होना चाहिए? नेगेटिव ही होना चाहिए। बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटा और फोटोन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड, कि ये क्या कहता है कि अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास, एक फोटोन मेरे पास एब्जॉर्ब हुआ है या एक क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, तो एक ही मॉलिक्यूल एक्साइट होगा। इसके केस में ऐसा नहीं होता। इसके केस में क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है लगभग सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, चाहे उसको 1 मोल मिला हो, चाहे उसको हीट का 1 मोल मिला हो। ठीक है। इन द नेक्स्ट पार्ट इज, जब आपने डिफरेंसेस देख लिए उसके बाद आता है लैम्बर्ट लॉ। तो लैम्बर्ट लॉ आपके पास क्या कहता है? इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय सक्सेसिव लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग मीडियम प्रोवाइडेड, कि जो रेडिएशन है आपके पास, जैसे ये मेरा थिकनेस है, ये मेरी क्या है? थिकनेस है। अगर मैं इसकी 100% दे रही हूँ तो जो ये थिकनेस है उतनी ही परसेंटेज इसकी एब्जॉर्ब होगी, बाकी सारी ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, इसमें क्या है कि थिकनेस को अलग अलग पार्ट में कर देती हूँ मैं, पर दोनों में क्या होगा? सेम पार्ट होगा कि इक्वल थिकनेस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग मीडियम इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि अगर इसमें मतलब टोटल मैं इसका 100 ले रही थी, तो एक ये थिकनेस, ये इसका 1 पार्ट है, इसका 9 पार्ट है, तो 1 में 1 के हिसाब से परसेंटेज होगा, 9 में 9 के हिसाब से, कि जितनी थिकनेस है उसी हिसाब से एब्जॉर्प्शन होता है, उसी हिसाब से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, कि हम उसमें क्या मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लैम्बर्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस है कि रेडिएशन जो है, स्टार्टिंग में जो आप रेडिएशन डालते हो, जैसे ये लैम्बर्ट लॉ को हम ऐसे भी शो करते हैं कि ये मेरी लाइट है, अगर मैं यहाँ से कोइंसिडेंट रेडिएशन डालती हूँ, इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या क्या है कि सबसे पहले तो मेरा जो रेडिएशन है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। जो इंसिडेंट रेडिएशन आएगी वो किसकी होनी चाहिए? सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए। सेकंड, जो आपके पास सॉल्यूशन है, हम क्या करते हैं, जो ये मेरा आपके पास बीकर है या ये जो क्यूवेट लेते हैं हम, इसके अंदर जो सॉल्यूशन रखते हैं, जिस सॉल्यूशन में से आपको लाइट पास करानी है, ये मेरा सॉल्यूशन ही फिल है, इसमें से लाइट पास करानी है, तो एक तो इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इस पर भी डिपेंड करता है। इसकी थिकनेस वैसे चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही डाइल्यूट होनी चाहिए। दूसरा, ये लाइट जो है वो क्या होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए। तीसरी चीज कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज, कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एनालिटिकल की जो मॉलिक्यूल आपके पास है, जब हम पास करा रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल आपस में, जो मेरा सॉल्यूशन में फिल है उसके अंदर छोटे छोटे 10 पार्टिकल है, उन 10 पार्टिकल में आपस में ये नहीं होना चाहिए कि एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन, कि भाई 10 छोटे मॉलिक्यूल है वो आपस में मिलके 2 या 3 मॉलिक्यूल बनाने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल है वो टूट के
4 मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। ये तो इसके क्या है, इसकी कुछ कंडीशंस है। उसके बाद आपके पास जो लैम्बर्ट लॉ है वो ये कहता है कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद द थिकनेस ऑफ लाइट, कि जैसे जैसे आप जितनी थिकनेस लोगे उस हिसाब से उसका रेट डिक्रीज होता जाएगा। ये आपके इतना सिलेबस में नहीं है, आप जस्ट ये याद रखो कि ये क्या कहता है, लैम्बर्ट लॉ ये कहता है माइनस di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, कि मैथमेटिकली when a beam of monochromatic radiation passes through a homogeneous mixture, कि जब हम homogeneous mixture से उसको पास करते हैं, the rate of decrease of intensity, की जो रेट है इसका इंटेंसिटी का वो डिक्रीज होने लग जाएगा विद द थिकनेस, कि जैसे जैसे अगर आप इस थिकनेस को बढ़ाते जाते हैं तो मॉलिक्यूल उतना ही एब्जॉर्ब होता जाएगा, और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो आपके पास ट्रांसमिट कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रेट है वो क्या है, माइनस di/dx, की इंटेंसिटी का आपके पास क्या रेट, चेंज रेट हो रहा है थिकनेस के साथ। dx क्या है, थिकनेस के साथ इंटेंसिटी में जो चेंज आ रहा है वही क्या, रेट डिकम्पोज हो रहा है तो माइनस साइन के साथ आएगा। ये रेट जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे, कि हमने स्टार्टिंग में कितनी इंटेंसिटी दी है। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो k आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे आई नोट से i, x थिकनेस अगर 0 ली थी उससे x, ये आ जाएगा आपके पास ln i/i नॉट इक्वल्स टू, माइनस साइन को अगर इधर ले जाओगे तो kx, i/i नॉट, ln को ऊपर ले जाओगे तो e की पावर x। ठीक है, तो i इक्वल्स टू i नॉट e की पावर माइनस kx, ये आपके पास क्या कह देता है, फर्स्ट लॉ। क्या कह देता है, फर्स्ट लॉ या लैम्बर्ट लॉ, ये क्या कह देता है, लैम्बर्ट लॉ। अगर मैं इसको बेस को अगर मैं वो मान के चलती हूँ, लॉग लेके चलती हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर, ई की जगह क्या आ जाता है 10 की पावर, और के की जगह जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, दोनों की यूनिट क्या होती है, एप्सिलॉन एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट होता है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, तो लैम्बर्ट लॉ ने क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी विद थिकनेस डिक्रीजेस, रेट ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद थिकनेस, या रेट ऑफ चेंज इन थिकनेस, चेंज इन इंटेंसिटी विद थिकनेस इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि बाहर से आपने कितनी रेडिएशन डाली है उसके ऊपर उसका रेट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पार्ट इज बियर्स लॉ। बियर्स लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसने तो क्या कहा कि वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट इंटेंसिटी पे, कितनी इंटेंसिटी ली, जो रेट डिक्रीज हो रहा था इंटेंसिटी के साथ, आई पे डिपेंड कर रहा है। और ये क्या कह रहा है कि डायरेक्टली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। रेट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो आई पे तो किसने कहा था, लैम्बर्ट ने। बियर्स ने क्या कह दिया किस पे डिपेंड करेगा, ये सी पे। अगर दोनों रेट को कंबाइन करते हैं लैम्बर्ट बियर्ट लॉ को, तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी प्लस कंसंट्रेशन पे। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप रिमूव करके इसको पूरा करोगे तो सेम आएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस के सी एक्स आ गया। वहां पे क्या था, के एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, जब सी लिया तो क्या आ जाएगा, सी एक्स। ठीक है, इसको वही लॉगरिथम की फॉर्म में लेके आओगे तो आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू आई नॉट 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, ये मेरा क्या है, लैम्बर्ट बियर्स लॉ। ये किसका फॉर्मूला आ गया, लैम्बर्ट बियर्स लॉ। ठीक है, कंप्लीट का आ गया कि लैम्बर्ट ने तो कहा वो आई पे डिपेंड करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज आई नॉट पे। बियर्स ने क्या कहा कि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कि जो आपने क्यूबिट में वो आपका सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, जो कंबाइंड होकर रिजल्ट आया दैट इज लैम्बर्ट बियर्स लॉ। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन जो होता है उसको बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट। अगर इसमें लैम्बर्ट बियर्ट लॉ से आप इसकी यूनिट निकालोगे दैट इज आएगी लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास आता है ट्रांसमिटेंस। ये ट्रांसमिटेंस क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट,
कि रेशियो किसका, जो ट्रांसमिटेड हुई, ये मेरा मॉलिक्यूल के क्यूबेट थे, यहाँ से मैंने आई नोट रेडिएशंस डाली और एमिट क्या हो गई मेरे पास आई, ट्रांसमिट क्या हो गई आई, कुछ तो इसमें इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो गई। भाई मान लो आपने यहाँ से रेड लाइट डाली थी, फाइनल मेरे पास ऑरेंज आ रही है, कुछ पार्ट तो उसका यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ ना, यही तो लैम्बर्ट लॉ क्या कह रहा है कि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा और बाकी क्या है ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो ट्रांसमिट हुआ उसकी इंटेंसिटी अपॉन इनिशियल जो आपने रेडिएशन डाली थी उसकी इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है उसी को मैं क्या बोलती हूँ, ट्रांसमिटेंस। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमिटेंस। और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस ए, दो ही चीज आती है इसमें, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं ट्रांसमिटेंस को, और एब्जॉर्बेंस को किससे करते हैं, ए। ये क्या होता है, ट्रांसमिटेंस का नेगेटिव लॉगरिथम होता है। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर लेयर ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग मीडियम is called the optical density of absorbance, that is A equals to minus log T। ठीक है, अब log T की वैल्यू क्या है, I by I नॉट। ठीक है, और I by I नॉट क्या है, 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन CX। यहाँ log पुट करो, माइनस तो था ही, बाहर करके अगर ये मैं log वाली वैल्यू इसकी पूरी करती हूँ कंप्लीट, भाई log लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 खत्म हो जाएगा, एप्सिलॉन CX आ गया। तो log I नॉट बाई आई की जगह क्या आ जाएगा, log एप्सिलॉन CX, और log से log क्या हो गया, कैंसिल। या इस तरीके से आप करके देख सकते हो, A किसके बराबर आ जाएगा एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन CX। आपको ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखने हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रोथस ड्रेपर लॉ, कि जो फोटोफिजिकल प्रोसेस है उसके लॉज हैं। ग्रोथस ड्रेपर लॉ क्या कहता है कि only those light radiations can bring about some photochemical change which are absorbed by the light absorbing substance, कि जो light absorbing substance है उन्हीं की वजह से photochemical change आता है, सबकी वजह से नहीं आता है। कि अगर आपके पास कोई फोटोकेमिकल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन हुआ होगा, बट नेसेसरी नहीं है कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ने फोटोकेमिकल चेंज किया ही किया होगा। ग्रोथस ड्रेपर लॉ क्या कहता है कि फोटोकेमिकल चेंज ऑफ एब्जॉर्ब विच आर एब्जॉर्ब बाय द लाइट एब्जॉर्बिंग, कि अबाउट कैन ब्रिंग अबाउट सम फोटोकेमिकल चेंज, कि वहाँ पे कुछ फोटोकेमिकल चेंज हो सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से। ग्रोथस ड्रेपर लॉ ये कहता है कि अगर आप लाइट की रेडिएशंस को मेटालिक सरफेस पे डालते हैं तो जो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब तो जरूर करेगा, बट उसमें केमिकल चेंज लेके आएगा या नहीं वो डिपेंड करता है। ठीक है, मे और मे नॉट या विच कैन ब्रिंग सम चेंजेस, कि उसमें कुछ केमिकल चेंज लेके आते हैं, सब नहीं लेके आते। ये कौन कहता है, ग्रोथस ड्रेपर लॉ। द सेकेंड पार्ट इज स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, कि स्टार्क आइंस्टाइन लॉ क्या कहता है कि 1 क्वांटा ऑफ एक्टिव लाइट इज एब्जॉर्ब्ड per molecule by the reacting substance, that is energy of one molecule equals to h nu, which is hc by lambda, कि एक क्वांटा लाइट जो है वो ही एक मोल पर मोलिक्यूल में कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, 1 क्वांटा, और 1 क्वांटा की वैल्यू कितनी होती है, hc बाई लैम्बडा। तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय कितनी एनर्जी थी, एक क्वांटा के लिए hc बाई लैम्बडा, तो आपके पास 1 मोल के लिए कितनी हो गई, NaHc बाई लैम्बडा। ठीक है, तो 1 आइंस्टाइन भी इसमें एक यूनिट आएगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, की जो ये अमाउंट है भाई hc बाई लैम्बडा, तो ये क्या कह रहा है, सेकेंड स्टार्क आइंस्टाइन लॉ आपके पास ये कहता है कि अगर मेरी 1 क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एक ही मॉलिक्यूल करेगा, या एक मॉलिक्यूल को एक्साइट होने के लिए 1 क्वांटा ऑफ लाइट चाहिए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल को एक्साइट होने के लिए कितनी चाहिए, एक क्वांटा ऑफ लाइट, कि 1 मॉलिक्यूल को एक्साइट होने के लिए 1 क्वांटा चाहिए, और 1 क्वांटा की वैल्यू क्या होती है, hc बाई लैम्बडा। ठीक है, तो hc बाई लैम्बडा होती है, और 1 मोल के लिए क्या हो जाएगी, Na मल्टीप्लाइड बाई 1 क्वांटा, Na hc बाई लैम्बडा।
ये जो 1 क्वांटा के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है इसी को बोलते हैं 1 आइंस्टाइन। इसी को क्या बोलते हो आप? 1 आइंस्टाइन। ठीक है, ये सब उसकी वैल्यूज है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द क्वांटम एफिशिएंसी मस्ट बी 1। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी 1, बट द रिएक्शंस ऑफ वेरी लो क्वांटम एफिशिएंसी एज वेल एज वेरी हाई क्वांटम एफिशिएंसी आर ऑल्सो observed. The quantum efficiency of primary process is always 1 and it is the secondary process which changes the quantum efficiency. Law of photochemical equivalence क्या कहता है कि जो क्वांटम एफिशिएंसी है, क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज्ड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज्ड, कि कितने मॉलिक्यूल्स मेरे खराब हुए, डिकम्पोज हुए, और कितने मैंने इनिशियली लिए थे, कितने मेरे यूज हुए। इनका जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए? 1। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। बट जरूरी नहीं है कि ये हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ये 1 हो। बहुत कम की भी ऑब्जर्व करी जाती है और बहुत ज़्यादा वाले क्वांटम एफिशिएंसी के भी एब्जॉर्व करे जाते हैं। ये डिपेंड करता है उनके सेकेंडरी प्रोसेस पे। प्राइमरी प्रोसेस पे क्वांटम एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वांटम एफिशिएंसी तक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जबलॉन्स्की डायग्राम।